हेलो। द क्वेश्चन नंबर 21 इज इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी एंगल सी इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब एंगल तीन बराबर बराबर बार में बटा हुआ है बाय सी एंड सी एफ वेयर ई लाइज ऑन ए बी एंड एफ ऑन ए डी। इफ बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हें 6 दे रखा है, एंड ए एफ इज इक्वल टू 2, ये आपको 2 दे रखा है। Which of the following integers is nearest to the area of rectangle ABCD? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी निकालना है। तो सबसे पहले देखो, एंगल सी ट्राइसेक्टेड है, ये पूरा 90 होता है। तो हमें एक बात समझ में आ रही है, जब ये तीन बराबर बराबर में बटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहां से क्या यूज कर सकते हैं, यहां से हम अगर इन ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल बीईसी, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो tan ऑफ 30 क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू 6/BC। तो 1/√3 इज इक्वल टू 6/BC। तो BC इज इक्वल टू 6√3। हमें यानी कि BC मिल गया, यानी कि तुम कह सकते हो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मिल गई। अब हमें जो चाहिए होगी वो लेंथ चाहिए होगी। लेंथ के लिए हमें AF2 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है DF क्या होगा, 6√3 - 2। ठीक है, ये पूरा, ये तुम्हारा DF क्या हो जाएगा, 6√3 तुम्हारा जब पूरा आया है तो ये तुम्हारा 6√3 - 2 हो गया। अब फिर तुम यहां से क्या यूज कर सकते हो, अगेन tan 30 अगर यूज करोगे तो DF अपॉन क्या हो जाएगा, DC। तो 1/√3 इज इक्वल टू DF अपॉन DC। तो यहां से तुम कह सकते हो DSC इज इक्वल टू DF इंटू √3। चलो, DF की जगह क्या हो गया, DF की जगह तुम्हारा हो जाएगा 6√3 - 2 इंटू √3। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा 6√3 इंटू 3, तुम्हारा आ जाएगा 18, 6, हाँ ठीक, -2√3। ये आ गया तुम्हारा 18 -2√3। तो हमें क्या मिल गया, DC। DC भी मिल गया और हमें BC भी मिल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, DC इंटू BC। DC इंटू BC का मतलब हो गया 18 -2√3 और इंटू तुम्हारा 6√3। अब हम लगा सकते हैं 18 इंटू 6 108√3, 2 6 12 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 36, 108 इंटू √3 यानी कि 108 इंटू 1.732 -36। तो ये कैलकुलेशन तुम्हारी आएगी 151.056। तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 150। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 था। चलो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या दे रखा है, 22 में दे रखा है, इन द एडजेसेंट फिगर, ठीक है, BA एंड BC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट CD एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। देन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एंगल AED प्लस एंगल CFD। एंगल AED प्लस एंगल CFD यानी कि ये एंगल और ये एंगल। तो ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है तो ये भी 90 होगा, ये 90 दे रखा है तो ये भी 90 होगा। अब यहां पर हम एक चीज देखें, ये 90 है, ये एंगल जो होगा वो क्या एंगल, दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DE होगा, होगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल में इसका और इसका सम होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लगाएं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल अल्फा अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AED प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा। ठीक, ये एंगल और ये एंगल का सम ये हो गया। सेम चीज हमने अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने अभी किस में लगाई, इन ट्रायंगल AED में लगाई। अगर हम सेम लगाएं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DFC, तो DFC में लगाने का मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल तुम बीटा पकड़ लो, तो बीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा एंगल CFD प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा। अच्छा, एक चीज और है, अब हम इसको अगर फर्स्ट पकड़े और इसको अगर सेकंड माने, तो जैसे ही हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे क्या हो जाएगा,
फर्स्ट प्लस सेकंड करने पे हम देखेंगे कि एंगल AED प्लस 90 प्लस एंगल CFD और प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। 90 90 180 हो गया। एंगल AED प्लस एंगल CFD प्लस 180 और जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा ये जो आएगा वो कहां से आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अल्फा प्लस बीटा प्लस 50 प्लस 90 ये तुम्हारा क्या होगा 360। तो 360 माइनस कितना होगा 140 यानी कि 220। तो अल्फा प्लस बीटा में 220 मिल जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 220। तो एंगल AED प्लस एंगल CFD तुम्हारा क्या आ जाएगा, एंगल AED प्लस एंगल CFD 220 में से 180 माइनस करोगे तो 40 एंड 40 इज द राइट आंसर। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22। वो ठीक है 22। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखते हैं 23। 23 थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन है। A hoop is resting vertically. A hoop is resting vertically at a staircase. ये तुम्हारा कोई स्टेयर है केस, उस पे एक कोई होप इस तरह से वर्टिकली है जैसे डायग्राम में शो किया गया है। ए बी तुम्हारा 12 दे रखा है, ए बी 12 दे रखा है। बी सी तुम्हें 8 दे रखा है, ये तुम्हें 8 दे रखा है। द रेडियस ऑफ द होप, रेडियस ऑफ द होप बतानी है। तो रेडियस ऑफ द होप के लिए अगर हम यहाँ से पर देखें टेंजेंट होएगा ये, तो ये ऐसे हम ड्रॉ कर दें, ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये तुम्हारा आर हो जाएगा। ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा। और ये 8 है तो ये जो पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन जिसको हम डार्क कर रहे हैं, या इसको तुम ऐसे ले सकते हो, ये पोर्शन यानी कि ग्रीन वाला देख लो, ग्रीन वाला ये जो पोर्शन होगा, क्योंकि ये पूरा आर होगा तो ये R-8 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगा सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R-8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक, कुछ खास नहीं था। ठीक, तो यहां से तुम आर स्क्वायर माइनस R-8 स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे, ए माइनस बी से 8 आएगा, ए प्लस बी से 2R-8 इज इक्वल टू 144। 8 वन जा 8 और 8 8 जा 64। 2R इज इक्वल टू 18 प्लस 8 तुम्हारा 26, तो R इज इक्वल टू 13। सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। पी और क्यूब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी के। आर इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी आर इज इक्वल टू 2RC। यानी कि ये अगर x होगा तो ये तुम्हारा 2x होगा। Let S be the intersection of PQ and AR if the area of triangle AQS, AQS का एरिया तुम्हारे पास 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रपीजियम बताना है PSRB, यानी कि इस एरिया ऑफ ट्रपीजियम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। P और Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम से तुम्हें मालूम है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिड पॉइंट है, पैरेलल है, तो ये x का x/2 यहाँ होगा। ये 2x है तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा x। अब तुम्हारे पास ये एक्चुअल में अगर तुम यहाँ पर इसकी हाइट ड्रॉ करोगे और इसको ऐसे बढ़ाओ, तो ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन को हमने बढ़ाया है क्योंकि मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये h होगा तो ये भी h होगा। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि अगर ए एस क्यू का एरिया की बात की है, एरिया ऑफ ए क्यू एस, तो ए क्यू एस का जो एरिया होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, हाफ बेस की जगह x/2 और हाइट की जगह h इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से तुम h इज इक्वल टू देखोगे तो 4/x होगा। अब हमें एरिया ऑफ ट्रपीजियम चाहिए। ट्रपीजियम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 2x प्लस एक्स और इनटू हाइट कितनी है h। तो ये हमारा हो गया हाफ 3x इंटू 4/x। ये कटा 2 2 जा 4, तो 6 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा आ जाएगा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहे हैं सॉलिड क्यूब इज चॉप्ड ऑफ। कोई सॉलिड क्यूब है इस तरह से, तुम देख सकते हो कोई सॉलिड क्यूब होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं। इस सॉलिड क्यूब, ठीक, ये सॉलिड क्यूब है तुम्हारे पास, और ठीक ये एक सॉलिड क्यूब इज चॉप्ड ऑफ एट ईच ऑफ इट्स 8 कॉर्नर। हर 8 कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको चॉप्ड ऑफ किया गया एज टू क्रिएट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हमने यहाँ से कुछ कट करा होगा इसको, और इसको ज्वाइन करके यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया होगा। और ये काम हमने हर जगह किया होगा, यानी कि हर कॉर्नर पे ऐसे ही किया गया होगा। ठीक, हर कॉर्नर पे ऐसे ही किया गया होगा, हर कॉर्नर पे तुमने सेम किया है, यहाँ पर भी होगा। चलो, अब हमने क्या किया, अब देखो इन्होंने आगे क्या बोला है, टू क्रिएट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ 3 न्यू कॉर्नर्स। ठीक, द 24 कॉर्नर्स आर नॉट ज्वाइंट टू ईच अदर बाय डायगोनल्स। अब ये जो 24 कॉर्नर्स निकले हैं, यानी कि जब तुमने चॉप्ड ऑफ किया एट इट टू क्रिएट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तुम्हारे पास 24 कॉर्नर्स बन जाएंगे। ये भी एक कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, 24 कॉर्नर्स का मतलब तुम्हारे पास, तुम देखोगे कि हर तरफ 3 कॉर्नर आ गए, हर तरफ 3 कॉर्नर आ गए। ठीक, तो 3 6 9 12, और नीचे कितने हो गए, 12। तो 24 कॉर्नर्स आ गए। अब ये तुम्हारे पास जो कॉर्नर्स आए हैं, इसको तुम्हें ज्वाइन करना है टू ईच अदर बाय डायगनल्स, यानी कि डायगनली इसको ज्वाइन करना है सबको। हाउ मेनी ऑफ दीज डायगनल्स कंप्लीटली इन द इंटीरियर ऑफ द क्यूब, कंप्लीटली इन द इंटीरियर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास टोटल वर्टेक्स कितनी बन गई होगी। टोटल वर्टेक्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास 24 हो गई होगी। टोटल वर्टेक्स 1 2 तुम्हें दिख रहा है 3। ठीक, फिर सेम चीज यहाँ पर होगी 4 5 6 उस तरफ। ठीक, तो हर तरफ तुम्हारे पास कितनी बनेगी, 3 3 6 3 9 3 12, और नीचे से 24, तो टोटल वर्टेक्स तो 24। तो यहां से हमें एक चीज होगा कि 24 C2 लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड होंगे। ये C2 वाला थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है, कॉम्बिनेशन में तुम्हें बताया जाएगा, बट हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं 24 C2। यानी कि 24 C2 की जब वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल, तो ये कहीं तुम्हें 276 आएगा आंसर। ठीक, 276 आएगा। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या है, 24 C2 के बाद तुम्हारे पास ये, तो तुम्हारा 276 आ गया। अब तुम्हें जो एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी होगी, सब्ट्रैक्ट एज एंड प्लस डायगनल्स, डायगनल्स ऑन फेस, डायगनल्स ऑन फेस। क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाउ मेनी ऑफ दीज डायगनल्स कंप्लीटली लाइन इन द इंटीरियर ऑफ लूप। तो सबसे पहले तो हमने लाइन सेगमेंट निकाले हैं। अब लाइन सेगमेंट में भी हमें, देखो वर्टेक्स हमने फाइंड करी, वर्टेक्स से हमें ये समझ में आया कि कितनी लाइन सेगमेंट बन सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट में हमें चाहिए कौन सी है, वो हमें वो चाहिए वो डायगोनल जो कंप्लीटली क्यूब के अंदर हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि लाइन सेगमेंट में से तुम सब्ट्रैक्ट करो जो भी एजेस हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें एजेस नहीं चाहिए, हमें डायगनल्स चाहिए। डायगनल्स भी हमें अंदर चाहिए, तो इसके मतलब फेस वाले डायगोनल। तो अब एज अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एज देखो, तुम्हें स्क्वायर का जो फेस है वहां से कुछ एज मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज तो तुम्हें इससे मिलेगी। और 12 तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल से कितनी मिलेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल से तुम्हें मिलेगी 24। 1 2 3 6 9 12 और 24, इससे मिलेगी तुम्हें 24। उसके बाद तुम्हें डायगनल्स, तुम्हें मालूम है डायगनल्स एक्चुअल में टोटल डायगनल्स होते कितने हैं। टोटल डायगनल्स तुम्हें मालूम है कि हमें बताने हैं कि डायगनल्स ऑन फेस माइनस करना है। तो डायगनल्स ऑन फेस में अगर आए तो फेस पे कितना होगा, देखो 6 फेस हैं,
6 फेस हैं, यानी कि जो भी अंदर आएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब डायगोनल्स ऑन फेस कैलकुलेट कैसे होंगे? फेस पे कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है। तो डायगोनल हमेशा क्या होता है? NC2 - N होता है, क्योंकि तुम हर दो लाइंस, उसमें भी जो लाइंस होंगी वो हटाना होगी। तो डायगोनल तुम्हारे ये बनेंगे, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करना होगी और उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये 36 और ये तुम्हारा आ जाएगा, कैलकुलेट हो गए 120, तो 156। तो 276 में हमें क्या माइनस करना होगा? 156। तो यहां से तुम्हारा आंसर आएगा 120। ये है क्वेश्चन नंबर 25। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट तुम्हारा है कि इफ ए पॉलीगॉन देयर आर सिक्स राइट एंगल एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर ऑल इक्वल टू 200 ईच, द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सबसे पहले हमें मालूम है कि पॉलीगन के पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये तुम्हारा होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, तो जो भी होगा वो इसी फॉर्म का तो होगा, n-2 इंटू 180। देयर आर सिक्स राइट एंगल्स इन ए पॉलीगन, देयर आर सिक्स राइट एंगल, यानी कि 6 तो तुम्हारे पास राइट एंगल है। एंड द रिमेनिंग एंगल्स तुमने मान लिया कि x है, वो क्या है? वो 200 है। चलो, उसके बाद तो मालूम है, इसको तो तुम लिख सकते हो 90 इंटू 6 को लिख सकते हो 180 इंटू 3, कोई फर्क नहीं है 2 इंटू 3 में। फिर x इन 200 को क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 20। 180 प्लस 20 का मतलब 180 इंटू 3 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स। अब देखो यहां पर हमें x का ये तो 180 के मल्टीपल में है, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो n-2 इंटू 180 लिखा है, यानी कि इधर का भी 180 के मल्टीपल में आना चाहिए। ये 180 के मल्टीपल में, ये 180 मल्टीपल में। x की जगह हम क्या चूज करें जो 180 के मल्टीपल में आए? तो x की जगह हम क्या चूज कर सकते हैं? x की जगह हम 9 चूज कर सकते हैं। ठीक, तो x की जगह जैसे ही 9 लेंगे हम, तो x की जगह 9 लेने पे क्या आएगा तुम्हारा? n-2 इंटू 180 डिग्री। और x की जगह अगर 9 लो तो ये तुम्हारा 9 और 183 प्लस, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 9। ठीक, एक मिनट इसको कैलकुलेट करते हैं। 180 कॉमन आ जाएगा फिर, और ये तुम्हारा 3 आएगा, और यहाँ पर x की जगह 9 आएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 9 रखेंगे तो 180 इंटू 1, ठीक, 180 बाहर हो गया, तो 9 10 13, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 13। तो n-2 इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 15 आएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा ए हो जाएगा, n इज इक्वल टू 15। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाँ ठीक है, 26 हो गया, 27। 27 में कह रहे हैं PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, इसका पूरा एरिया दे रखा है। टू लाइन्स पैरेलल टू द साइड्स आर ड्रॉन टू कट द रेक्टेंगल इनटू 4 ABC, गिवन A इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, B इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और C इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, D इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? हमें कह रहे हैं कि ये कौन सा पॉसिबल है। चलो देखते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर इसको x मानो तो ये w मान लो, इसको y मान लो, और इसको तुम z मान लो, ठीक, और इसको मान लेते हैं x y w z, और क्या मान सकते हैं? ठीक, चलो हो जाएगा इतने में ना काम, ठीक है। अभी देखो तुम यहाँ पर एक्स डब्ल्यू क्या होगा? एक्स डब्ल्यू तुम्हारा 1000 आएगा, क्योंकि ये पोर्शन 1000 एरिया दे रखा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर तुम्हारा ये 200 दे रखा है, तो एक्स ये, तो एक्स ये भी होगी, ये भी एक्स होगी। तो एक्स इंटू जेड क्या हो जाएगा? एक्स इंटू जेड तुम्हारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये वाई है और ये तुम्हारा डब्ल्यू हो जाएगा।
तो ये तुम्हारा वाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वाई डब्ल्यू तुम्हारा 500 हो जाएगा। अच्छा ये वाई है और ये तुम्हारा वाई हो जाएगा और ये तुम्हारा जेड हो जाएगा, तो वाई जेड क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब तुम देखो, अगर हम एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू डब्ल्यू वाई इन दोनों को लें तो क्या आएगा, इसको और इसको, तो एक्स डब्ल्यू अपॉन वाई डब्ल्यू अगर लोगे तो 1000 अपॉन 500 यानी कि 2/1 आएगा। लेकिन अगर हम एक्स जेड और वाई जेड लें तो ये क्या आएगा, 200/300 यानी कि 2/3 आएगा, एक्स अपॉन वाई। तो एक बार तुम्हारा x, ये तुम्हारा x अपॉन वाई 2/1 आ रहा है और एक बार 2/3 आ रहा है, x अपॉन वाई नॉट इक्वल टू x अपॉन वाई। तो इसके मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है फिगर, सच अ डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो ये तुम्हारा इस तरह से होगा। चलो 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है शायद, 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं इन ए रेक्टेंगल, ये तुम्हारे पास कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक, द लेंथ इज x यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ। तो तुम्हें लेंथ ब्रेथ तुमने b ली तो ये तुम्हारा x प्लस बी हो जाएगा। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय y, यानी कि अगर तुम्हें इसकी लेंथ को तुमने x प्लस बी प्लस वाई कर दिया, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय z, और ब्रेथ को तुमने क्या कर दिया b माइनस जेड, तो ये कह रहे हैं कि द एरिया इज अनअल्टर्ड, यानी कि एरिया चेंज नहीं होगा। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्ट, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं है, इसका एरिया तुम्हारा x प्लस बी इंटू बी और इसका एरिया तुम्हारा होगा x प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस जेड। अब हमें चाहिए क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि b का एक्सप्रेशन चाहिए। b का एक्सप्रेशन के लिए तुम एक्स बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस जेड एक्स माइनस जेड बी और माइनस जेड वाई। क्या क्या कटेगा, एक्स बी कटा, एक्स बी कटा, बी स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा, और क्या बचा, बस इतना बचा। तो यहां से तुम देखोगे जेड एक्स प्लस वाई इधर ले आओ और ये बचेगा तुम्हारा जेड एक्स प्लस वाई हमने इस तरफ ले गए तो ये बचा क्या, वाई बी माइनस वाई माइनस जेड बचा और बी कॉमन बचा। तो बी इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड और जेड। ठीक, तो ये तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं टू सर्किल्स टच इंटरनली एट ए, ठीक, इफ द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल ऑफ सेंटर ओ, if O, AOB is the diameter of the bigger circle of center O. OPQ is a tangent. OPQ तुम्हें क्या दे रखी है? OPQ is a tangent to the smaller circle. APL is a straight line. If angle BOL is equal to 40 degree, then angle LOQ बताना है। तो यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा होगा इसको O डैश लो, ये सेंटर है, सेंटर दे रखा है, इसमें इसमें दे नहीं रखा है वरना ये सेंटर ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर इतना सा कर लो कि ये सेंटर है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले ये एंगल 42 दे रखा है, तो ये एंगल तुम बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स रिमेनिंग ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो वहां से ये एंगल जो निकल के आएगा वो 21 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही तुम देखोगे कि AO डैश इज इक्वल टू क्या होगा, O डैश भी होता है रेडियस होगी, तो तुम्हें एक चीज ये भी समझ में आएगी, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। ये टेंजेंट दे रखी है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हारे पास बचा क्या, अब तुम्हारे पास, अब तुम देखो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये 90 हो गया। अब हम इसमें, ठीक, पीओ डैश, पीओ डैश और ए, अगर तुम यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ पी ओ डैश और ए में, इन ट्रायंगल पी ओ डैश ए, तो तुम्हें मालूम है कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल तुम्हारा सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, तो यहां से ये 42 डिग्री हो जाएगा, और ये 42 ये 90, तो 90 प्लस 42 प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, प्लस एंगल पी ओ ओ डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास एंगल पी ओ ओ डैश क्या आएगा, 180 माइनस 132, यानी कि 180 माइनस 132 तुम्हारा हो गया 48 डिग्री। ठीक, तो ये 48 डिग्री मिला, ये 42 डिग्री ऑलरेडी है 40, और तो फिर बीच का एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो छोटा सा थोड़ा सा फिगर है ये, बाकी इसमें दो तीन थ्योरम लगी है। सबसे पहली तो थ्योरम यही लगी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट इट्स रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्किल। दूसरी तुमने यहाँ पर देखा कि जो रेडियस है तो सामने हमने एंगल इक्वल हो जाएंगे, और तीसरी तुमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, वहां से सम ऑफ टू रिमोट एंगल्स या लगाया, उसके बाद तुमने नॉर्मल लीनियर पेयर की कंडीशन लगा दी, वहां से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो 29 हो चुका। 30, 30 में तुम्हें क्या दे रखा है, 30 में दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिंगर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक तो तुम्हारे पास सबसे पहली बात ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो ये एंगल तो तुम्हें बराबर होगा अल्फा, और ये एंगल तुम्हारा बराबर होगा अल्फा अल्फा। दूसरी चीज ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 ये 60 और ये भी तुम्हारा 60। बचा क्या, अब हमें करना क्या है, अगर तुम ये एंगल देखोगे तो ये एंगल, इस ट्रायंगल में तुम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लगा दो इन ट्रायंगल डीबीएफ। डीबीएफ में अगर तुम देखोगे तो अल्फा एक एंगल प्लस ए प्लस ये जो एंगल तीसरा बचेगा ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस 60 माइनस बी, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा होगा 180 माइनस 60 माइनस बी, यानी कि 120 माइनस बी। सेम चीज तुम ये कह सकते हो, ये सी अल्फा, और तो ये एंगल क्या होगा, 120 होगा 60 प्लस ए, यानी कि 120 माइनस 60, वो 180 माइनस 60 माइनस ए, तो यानी कि 120 माइनस। अब तुमने अगर इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देखा तो अल्फा प्लस ए प्लस 120 माइनस बी, ये 180 डिग्री। अगर तुमने इसमें देखा यानी कि इन ट्रायंगल सी ई एफ, अगर इसमें देखोगे तो अल्फा प्लस सी प्लस 120 माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दो, अल्फा प्लस ए प्लस 120 माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस सी प्लस 120 माइनस ए। क्या क्या कटेगा, अल्फा कटेगा अल्फा कटेगा, 120 कट रहा है 120 कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। ए माइनस ए यानी कि ये तुम्हारा आ जाएगा, ए इधर आ गया तो 2a हो जाएगा, और सी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, ए माइनस का इधर तो ये इधर, ठीक है 2a आ गया, और बी इधर ले आओ तो बी प्लस सी हो गया, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, तो ऑप्शन तुम्हें ये मिल गया, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो 30 के बाद तुम्हारा 31, 31 में देखते हैं क्या है। देखो 31 में तुम्हारे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायमीटर ऑफ द सर्किल 2007 सेंटीमीटर, देन x इज इक्वल टू, ये जो ग्राफ दे रखा है फिगर, इसमें ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सेंटर एकदम स्ट्रेट दे रखा है, ऐसा इसने नहीं बोला है। ये x जरूरी नहीं है कि एकदम रेडियस पे हो, इन्होंने बस f दे दिया है। अब हमें सोचना होगा ये कहाँ पर होगा कैसे होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमने सेंटर माना, मान के चलो सेंटर ऐसा होगा यहाँ पर, फिर हम अप्लाई करते हैं कि ये तुम्हारे पास सेंटर है, तो एक चीज तो ठीक है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है। ये तुम्हारी डायमीटर ऑफ द सर्किल 2007 दे रखा है, ये तुम्हारी आर होगी ये भी आर होगी,
अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे। राइट आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर हमें एक बात समझ में आएगी कि सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन, ये जो ओ और इसको पी मान लो, ओपी, ओपी कुछ भी होगा, तो हम ओपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन 30 से निकाल सकते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू आर अपॉन ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू तुम्हारा 1.2 साइन 30 हो जाएगा, और आर की जगह तुम्हारे पास क्या है, 2007/2, क्योंकि आर तुम्हारा 2007 डायमीटर दे रखी है, तो आर तुम्हारा 2007/2 इंटू ओपी, तो ये दोनों कट गया, ओपी इज इक्वल टू 2007 आ गया। ओपी इज इक्वल टू 2007 आने का मतलब क्या है कि ये ओ और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होगा, जो हमने सेंटर लिया है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ये अब प्रूफ हो गया क्योंकि ओपी 2007 आ गया। तो यानी कि जो बचा एक्स डिस्टेंस है वो यहां से यहां सर्किल की रेडियस होगा। अब तुम कह सकते हो वो एक्स जो होगा वो आर के बराबर होगा, यानी कि 2007/2 होगा। तो हमें क्या बताना था, इसमें एक्स ही बताना था, तो एक्स बताना था, तो एक्स तुम्हारा हो गया 2007/2। ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इंटीजर, द पेरीमीटर इज 8। पैरामीटर 8 दे रखा है और साइड तुम्हारे इंटीजर्स में दे रखे हैं। अब तुम अगर देखोगे कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, तुम्हें a प्लस बी प्लस सी 8 दे रखा है, अब तुम इसके सारे कॉम्बिनेशन चेक करोगे, वन मालूम हुआ, वन तुम्हारे पास है, पांच है, पांच एक छह और दो, 152 ले रहे हो, या फिर तुम कितने भी कॉम्बिनेशन लोगे सब चेक करोगे तो तुम्हें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इसमें दिखेगा 332, जिसमें सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड हो रहा हो। जैसे यहाँ पर 1+2 कर रहे थे तो 1+2 3 है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम सारे अगर कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो पैरामीटर 8 सिर्फ तभी बन पाएगा जब 332 होगा। अब 33 अगर 2 है तुम्हारे पास, तो इसका एरिया तुम्हें निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एस एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां से ये तुम्हारा हो जाएगा, एस की वैल्यू तुम्हारा 3 3 6 2 8 4 आएगी, चार, चार माइनस तीन एक, चार माइनस तीन एक, चार माइनस दो दो, तो ये तुम्हारा आएगा √8, √8 आएगा इसका आंसर। The sides of a triangle are integers, the perimeter is। तो इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। Let A denote the ratio of volume of a cube to that of a sphere which will fit inside the cube. Let B be the ratio of the volume of a cube inscribed in a sphere to that of a sphere। यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से होगी कि तुम्हारे पास एक क्यूब दे रखा है, ठीक, एक क्यूब दे रखा है, और इस क्यूब के बाद तुम्हें इसमें क्या दे रखा होगा। तो सबसे पहले तो तुम ये मान लो कि इस क्यूब की साइड ए होगी, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर तुम्हारा एक क्या रखा होगा, तुम्हारा इसमें एक स्फीयर रखा होगा। तो हमें एक बात तो समझ में आएगी, जो स्फीयर इसके अंदर रखा होगा उसका उसका तुम्हारे पास रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी, आर अगर मानो, तो वो एक्चुअल में जो रखा होता है, लेट ए बी द वॉल्यूम ऑफ व्हिच विल फिट इनसाइड, फिट इनसाइड का मतलब उसकी जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, वो साइड ऑफ द क्यूब होगी। तो आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास a/2 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या कह रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे वापस, यानी कि अभी तुम्हारे पास एक क्यूब था, उसके अंदर तुमने एक स्फीयर को फिट किया, ठीक, तो तुम्हारे पास ये अगर ए था तो उसकी रेडियस तुम्हें मिल गई आर, ठीक,
तुम्हें आर मिल गई, ये तुमने आर इज इक्वल टू a/2। अब इसके अंदर भी तुम एक क्या रख दोगे, इसके अंदर वापस एक क्यूब रखोगे। अब इसका तुम्हें साइड बताना है, तो इसका साइड निकालने के लिए तुम देखोगे कि जो इसका एक्चुअल में साइड होगा, यानी कि साइड ऑफ इंस्क्राइब्ड क्यूब, वो निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास साइड ऑफ इंस्क्राइब्ड क्यूब निकालने के लिए एक चीज दे रखी है, उसका डायगोनल दे रखा है, यानी कि √2 × s। अगर तुम कहोगे √2 × s, तो वो किसके बराबर होगा, वो 2r के बराबर होगा। वो एक मिनट साइड ऑफ, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, क्यूब में तुम्हारा वो होता है √3 होता है, क्योंकि जो क्यूब का डायगोनल होता है वो a² + b², हाँ वहां से तुम्हारा √3 आता है। √3 × साइड, और ये तुम्हारा √3 × साइड किसके दे रखा है, √3 × साइड जो दे रखा है क्यूब, वो तुम्हारा किसके बराबर दे रखा है, वो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ये √3 × साइड ये तुम्हारा a के बराबर हो जाएगा। ठीक, a के बराबर आ जाएगा। अब यहां से तुम्हारा s इज इक्वल टू a√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हें समझना है। इसको समझने के लिए क्या है, तीनों के हमें सबसे पहले साइड पता होना चाहिए। हमने जो सबसे ऊपर क्यूब लेंगे उसका साइड ए माना, तो वो तो ए रहेगा। रेडियस ऑफ उसके अंदर एक स्फीयर रखा, तो हमें मालूम है कि जो उसके अंदर स्फीयर होगा तो उसकी डायमीटर जो होगी वो तुम्हारी साइड ऑफ द क्यूब होगी, यानी कि 2r = a होगा, तो r = a/2 होगा। अब इसके अंदर हमने एक क्यूब और रख दिया, जो एक क्यूब और रख दिया, तो उस क्यूब का, अगर हम कहें उस क्यूब का तुम्हारे पास डायगोनल की बात करें, तो उस क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो √3 × साइड इज इक्वल टू, यानी कि तुम्हें मालूम है कि वो जो डायगोनल दे रखा है वो एक्चुअल में क्या होगा, वो रेडियस ऑफ द, वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर होगा। और डायमीटर ऑफ द स्फीयर वापस से क्या हो जाएगी, क्योंकि रेडियस उसकी a/2 है, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर a हो जाएगी, तो √3 × s हमारा a, तो s इज इक्वल टू a√3। तो हमें तीनों मिल गए, एक मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर मिल गई, और जो हमने क्यूब अंदर रखा था उसको ऊपर रखा है उसका साइड मिल गया, और जो अंदर क्यूब है उसका साइड मिल गया। अब तुम बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अब हमारे पास अगर हम देखें, ए डिनोट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ए की अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो तुम्हें ए क्यूब मिल जाएगा। टू दैट ऑफ स्फीयर वी फिट इन दैट क्यूब, तो 4/3 πr³ ठीक, ए की वैल्यू तुम यहां से निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, फिर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू तुम्हें कह रहे हैं एंड बी बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो जो क्यूब इंस्क्राइब्ड है उसकी साइड क्या है, a√3 है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर a√3 का क्यूब अपॉन इन ए स्फीयर टू दैट ऑफ स्फीयर, वापस तुम्हारे पास क्या होगा, 4/3 πr³ ठीक। तो ए और बी, अगर ए की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आनी चाहिए, a³ 4/3 π a/2 का क्यूब, ये इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो 6/π आएगा। और b की वैल्यू अगर तुम सिंप्लीफाई करो a√3/2 4/3 π a/2 क्यूब, तो ये तुम्हारा 2/√3 π आएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो a मिल गया और b मिल गया। अब तुम्हारे पास कुछ खास काम नहीं है, ए और बी को डिवाइड कर दो। ए और बी को जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये तुम्हारा आएगा, ए और बी को डिवाइड करने पर 6/π और 2/√3/π, यानी कि 2। और उसके बाद तुम इसको क्या कर दोगे, a/b को स्क्वायर कर दो, a²/b², तो वो तुम्हारा आ जाएगा 27, यानी कि ये आ जाएगा a² = 27 b²। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो तुम कर सकते हो। चलो 33 के बाद 34। 34 क्वेश्चन कैसा है, टू सेमी सर्कल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर। Two semicircles are constructed as shown in the chord PQ of the greater circle touches the smaller circle and is parallel to the diameter. If the length of PQ, ये PQ 10 दे रखा है, ठीक। Then what will the area between the semicircles, ये और इसके बीच का एरिया बता करना है।
तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है ये 5 होगा। ये तुम्हारा आर अगर होगा, ये आर होगा, तो ये आर यानी कि 2 आर, तो इधर का भी 2 आर होगा, क्योंकि ये इसका सेंटर है तो ये आर आर बराबर बराबर, और ये इसका सेंटर है तो इधर का बराबर उधर का बराबर, तो आर आर इधर 2 आर, तो इधर भी 2 आर। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस, ठीक है, ये 2 आर हो जाएगी, ठीक। और ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा आर हो जाएगा। अब तुम यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, 2r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 5/√3। अब एरिया हमें शेडेड रीजन मतलब बिटवीन द सर्किल निकालना है, तो पाई r² अपॉन 2, पहले बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई r² अपॉन 2, ठीक, पाई r² अपॉन 2। तो r की जगह तुम्हारा 2r² अपॉन 2, माइनस हमें क्या करना होगा, पाई, और छोटे वाले का क्या होगा, r² अपॉन 2। तो ये तुम्हारा कट के आएगा कितना, 4 पाई r² अपॉन 2 माइनस पाई r² बाय 2, 3/2 पाई r²। तो 3/2 पाई r² की जगह 5 × 5/√3 × 3 तो ये कटा 1/2 25 पाई। चलो ये तुम्हारा हो गया 34 क्वेश्चन। तो यहां तक 34 तक हो गए, भी क्वेश्चंस और दे देंगे थोड़े। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, गुड बाय।